रिवीजन ऑफ रेगुलेशंस फॉर हरियाणा स्टेट सबऑर्डिनेट अकाउंट सर्विसेज HSAS। इस वीडियो में बात करेंगे कि जो हरियाणा का स्टेट सबऑर्डिनेट अकाउंट सर्विस का एग्जाम होता है, जिसको आप SAS के नाम से जानते हैं, उसमें जो रिवीजन हुई है और उसके जो सिलेबस में चेंज हुए हैं उसके बारे में। क्या लाडलो हमारी नमस्ते। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया है। जब आप इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे इसके नोटिफिकेशन ऑर्डर में, तो 18 नंबर पर आपको मिलेगा रिवीजन ऑफ रेगुलेशन फॉर द हरियाणा स्टेट सबऑर्डिनेट अकाउंट सर्विस एग्जामिनेशन। तो इसके ऊपर टैप करेंगे तो ये लेटर आ जाएगा आपके सामने। तो ये 16 जुलाई का लेटर है। तो इस लेटर में जो सबसे पहले रेफरेंस दिया गया है वो है 1987 के एक लेटर का, तो जिसमें बताया गया है कि हरियाणा के जो SAS एग्ज़ाम है उसका रिवीजन के बारे में जो कंसिडरेशन थी वो कुछ टाइम से चल रही थी सरकार के पास, और जिसको कि अब फाइनलाइज कर दिया गया है। इसी साथ जो भी चेंज हुए हैं एग्जामिनेशन में और इसके सिलेबस में वो इसके साथ में अटैच हैं एनेक्चर 1 और 2 में। तो ये हम नीचे देख लेते हैं। तो देखिए कुछ एक चीज़ें यहाँ पर चेंज हुई हैं। तो सबसे पहले बताया गया है कि जो SAS एग्ज़ाम है वो क्यों होना चाहिए। तो जो अकाउंटिंग का काम होता है उसके लिए टेक्निकल एक्सपर्टाइज या फिर क्वालिफाइड अकाउंट्स ट्रेंड ऑफिशियल की ज़रूरत होती है। उसके लिए SAS एग्ज़ाम का पार्ट 1 और पार्ट 2 करवाया जाना जरूरी है। जो SAS एग्ज़ाम है वो किसी भी इंस्टीट्यूशन, डिपार्टमेंट या यूनिवर्सिटी या कोई एजेंसी करवा सकती है। SAS एग्ज़ाम में 2 पार्ट होते हैं जिनका नाम होता है पार्ट 1 और पार्ट 2। इसके बाद बताई गई है कि कौन ये एग्ज़ाम दे सकता है। तो जो ग्रुप A, B और C के एम्प्लॉय हैं हरियाणा गवर्नमेंट के साथ साथ बोर्ड के, कॉरपोरेशन के, ऑटोनमस बॉडी के, जिसमें कि यूनिवर्सिटीज़ भी आती हैं, HPSC के, हरियाणा विधानसभा के, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के, और इसके साथ जो सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं हरियाणा में, और जिनके पास बैचलर की डिग्री है और जिनको कम से कम 3 साल हो चुके हैं रेगुलर सर्विस करते हुए, तो वो इन एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। इसी साथ जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है आपको उनको कुछ एक चीज़ें सर्टिफाई करनी होंगी, जिसमें पहली है कि ये जो कैंडिडेट है वो इस एग्ज़ाम को पास करने के लायक है। इसी साथ जो कैंडिडेट की इंटीग्रिटी है वो भी बतानी है जो सरकार का लेटर है उसके हवाले से। इसी साथ ये सर्टिफाई करना है कि कैंडिडेट ने पिछले 10 सालों में उसकी जो ACR है वो 70% गुड या उससे ऊपर रही है। उसके बाद अगले में फिर से बताया गया है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट के लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए यूनिवर्सिटी का भी जिक्र है। 2014 में जो सरकार की पॉलिसी के अंतर्गत रेगुलर हुए थे वो लोग अभी इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं जब तक कि कोर्ट की तरफ से फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाते। अगले में बताया गया है कि अगर कोर्ट के लॉ की तरफ से किसी भी कैंडिडेट की इंटीग्रिटी अगर डाउटफुल है तो वो इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं है। 5 नंबर पॉइंट में बताया गया है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हैं गवर्नमेंट हरियाणा फाइनेंस डिपार्टमेंट के, उनके पास राइट है कि वो किसी भी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकते हैं, एग्जाम में अपीयर होने से रोक सकते हैं किसी भी कैंडिडेट को। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर कोई कैंडिडेट पार्ट 1 को पास नहीं करेगा तो पार्ट 2 में अपीयर होने के लिए एलिजिबल नहीं है। 7 नंबर में आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है, पहले जो SS को एग्ज़ाम देने के लिए चांस की लिमिट थी अब वो हटा दी गई है। 8 नंबर पॉइंट में बताया गया है कि आपको पास होने के लिए कम से कम एक सब्जेक्ट में 45% नंबर और ओवरऑल 50% नंबर लेने जरूरी हैं, यानी कि सारे सब्जेक्ट का जो टोटल होएगा वो 50% होना जरूरी है। इसी साथ अगर कैंडिडेट किसी एग्जाम में 60% मार्क्स या उससे ऊपर ले लेता है तो उस एग्जाम को दोबारा से देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई कैंडिडेट किसी भी एग्जाम में 20% से कम नंबर ला पाता है तो उसको अगले 2 साल तक एग्जाम में अपीयर नहीं हो पाएगा। 10 नंबर पॉइंट में बताया गया है कि इन एग्जाम में अपीयर होने के लिए आपको एक फ़ीस देनी पड़ेगी और ये फ़ीस किसी भी केस में रिफंड नहीं होगी। 11 नंबर में बताया गया है कि कैंडिडेट को अपनी किताबें खुद लेके आनी होंगी और जो सिलेबस है वो एनेक्स्टर 2 में दिया गया है, वो हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। 12A में ये बताया गया है कि अगर आप SS एग्ज़ाम पास कर लेते हैं पार्ट 1 और 2 तो इससे आपको कोई भी राइट नहीं मिल जाता है कि आपकी सेक्शन ऑफिसर के लिए अपॉइंटमेंट हो जाए, और जो भी कैंडिडेट पेपर पास कर लेंगे और जो सेक्शन ऑफिसर बनेंगे उनको किसी भी डिपार्टमेंट में भेजा जा सकता है हरियाणा सरकार के अंतर्गत। और सबसे काम की बात आपके लिए कि जब आप एग्ज़ाम को पास कर लेंगे और सेक्शन ऑफिसर बन जाएंगे उसके बाद आपकी सीनियरिटी को कैसे मेंटेन किया जाएगा। जो सबसे पहला क्राइटेरिया वो ये है कि जो भी कैंडिडेट पार्ट 2 के एग्जामिनेशन को सबसे पहले पास करेगा वो सबसे सीनियर रहेगा।
अगर उसके बाद कुछ नंबर का चक्कर आता है तो जो भी कैंडिडेट पार्ट 1 और 2 में ज़्यादा नंबर रहेंगे वो सबसे सीनियर रहेंगे। अगर पार्ट 1 और 2 में 2 या 2 से ज़्यादा कैंडिडेट के नंबर सेम रहते हैं तो जिस कैंडिडेट की एज ज़्यादा होगी वो सीनियर रहेगा। अगर किसी केस में 2 या 2 से ज़्यादा कैंडिडेट के जो टोटल नंबर हैं पार्ट 1 और 2 में वो सेम रहते हैं और उनकी जो एज है वो भी सेम रहती है, तो जो सीनियरिटी डिसाइड होगी वो इस बात पे डिसाइड होगी कि उनमें से किसने नौकरी पहले ज्वाइन की थी। 13 नंबर पॉइंट में फिर से बताया गया है कि आपकी जो गाइडलाइंस हैं, जो सिलेबस है, वह एनेक्स 1 और 2 में दिया गया है। एसएस के एग्ज़ाम आप सरल पोर्टल से भर सकते हैं। जैसे ये पोर्टल स्टार्ट होगा आपको वीडियो बनाकर जरूर इतला करेंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब रखें ताकि जैसे कोई नई जानकारी आए वो आपके मोबाइल में पहुंच पाए। अगर कोई यूनिवर्सिटी का एम्प्लॉय या किसी ऑटोनमस बॉडी का, बोर्ड का, कॉरपोरेशन का एम्प्लॉय एसएस एग्ज़ाम पास कर लेता है पार्ट 1 और 2 और उनकी अपॉइंटमेंट होती है सेक्शन ऑफिसर की, तो उनकी जो कंडीशंस रहेंगी वो कुछ इस तरह से रहेंगी। सबसे पहले तो उन एम्प्लॉय को फ्रेश काउंट किया जाएगा गवर्नमेंट सर्विस में, लेकिन जो कैंडिडेट 1 जनवरी 2006 से पहले लगे हुए हैं और जो एसएस के तहत प्रमोट हुए हैं उनकी पास सर्विस भी काउंट की जाएगी और उनको सीपीएफ, ईपीएफ का बेनिफिट भी दिया जाएगा। जो भी एम्प्लॉय सेक्शन ऑफिसर बनेंगे तो सेक्शन ऑफिसर की जो एंट्री की तनख्वाह होती है वो उनको मिलेगी और अगर किसी एम्प्लॉय की तनख्वाह सेक्शन ऑफिसर की तनख्वाह से ज़्यादा है तो उनकी तनख्वाह को पे प्रोटेक्शन भी मिलेगी। तो लास्ट पॉइंट में बताया गया है कि ये स्टेट गवर्नमेंट की कोई जिम्मेवारी नहीं है आपके रिटायरल बेनिफिट्स के लिए। जो आपने सर्विस आपकी पहले की काउंट होगी या नहीं होगी, जिन्होंने 1/1/2006 के बाद से नौकरी ज्वाइन की थी। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस में कुछ एक चेंज हुए हैं। जो आपका पहला पेपर है उसमें कोई भी चेंज नहीं है, दूसरे पेपर में भी आपके कोई भी चेंज नहीं है। तीसरे पेपर में जो सिविल सर्विस रूल का पेपर होता है आपका, उसमें जो पंजाब सिविल सर्विसेज रूल थे अब वहाँ पर आपको मिलेंगे हरियाणा सिविल सर्विसेज के रूल। अगर आप जानना चाहते हैं कि हरियाणा सिविल सर्विसेज के रूल आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं तो आप वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं, आपको उनके लिंक मिल जाएंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जो चौथा पेपर है आपका ऑडिट एंड फाइनेंशियल रेगुलेशन, उसमें भी कुछ एक चेंज हुए हैं। तो जो सबसे पहला होता था वहाँ पर अब आ चुका है एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन गवर्नमेंट अकाउंट एंड ऑडिट एक्सक्लूडिंग चैप्टर 5, 6, 8, 8, 9, 10, 12, 13, 18, 26, 29, 32, 33, 34, 27, 28। तो ये कुछ एक चेंज हुए हैं। इसी साथ जो पांचवा पेपर है लोकल रूल्स एंड पब्लिक वर्क्स अकाउंट कोड का, वहाँ पर भी कुछ एक चेंज हुए हैं। पहले जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट कोड होता था वहाँ पर अब हरियाणा पीडब्ल्यूडी कोड के चैप्टर 8 से लेके 19, 21, 24 से लेकर 28 तक आ चुके हैं। अकाउंट कोड भी चेंज हो चुका है। जो पहले सीएसआर के टीए के रूल होते थे अब वहाँ पर हरियाणा सिविल सर्विसेज के टीए के रूल आ चुके हैं। पार्ट 2 का जो पहला पेपर है बजट एंड ट्रेजरी रूल्स का, वहाँ पर भी अब कुछ एक चेंज है, तो आप इनका भी जरूर ध्यान रखें। इसी साथ दूसरे पेपर में कंपनी लॉ एंड अलाइड एक्ट्स एलिमेंट्री विद बेयर एक्ट, यहाँ पर भी कुछ एक चेंज दिए गए हैं। पेपर 3 और 4 में कोई भी चेंज नहीं है। अगर आप जानना चाहते हैं कि एसएस का एग्ज़ाम कौन से कर्मचारी दे सकते हैं, एसएस साल में कितनी बारी होगा, या फिर एसएस का जो पुराना सिलेबस क्या था, उन सब की जानकारी के लिए हमने वीडियो बनाए हुए हैं, तो आप इस प्लेलिस्ट में जरूर देखें। वो आप इन प्लेलिस्ट में जरूर देखें। हमारे आपसे दरख्वास्त रहेगी कि आप इस वीडियो को अपने बाकी साथियों के साथ भी शेयर करें ताकि वो लोग भी एसएस एग्ज़ाम में जो चेंज हुए हैं, जो सिलेबस में चेंज है, उनके बारे में जानकारी पास करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।